आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेंडर पेस्ट और द कैटल प्लग के बारे में। ठीक है, चलिए जानते हैं कि आखिर रेंडर पेस्ट होता क्या है और कैटल प्लग है क्या। ठीक है, देखिए रेंडर पेस्ट है क्या, इसके बारे में तो हम अभी थोड़ा देर बाद बताएंगे, क्योंकि अब पहले बता देंगे तो फिर हमारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा, है ना। रेंडर पेस्ट के बारे में यहाँ पे है, बिल्कुल हम लोग इसके बारे में एकदम आसानी से और साथ ही साथ डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप इसके बारे में कुछ चीज़ों के बारे में जान लें, है ना। साउथ अफ्रीका के बारे में, मेनली अफ्रीका के बारे में आप पहले कुछ बातें जान लें, उसके बाद आपको रेंडर पेस्ट समझने में भी मज़ा आएगा, है ना, और आप इसको अच्छी तरीके से कनेक्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। क्या लिखा हुआ है? हिस्टोरिकली अफ्रीका हैड अबंडेंट लैंड एंड अ रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अफ्रीका के पास इतना ज़्यादा रिसोर्स था कि सारे के सारे यूरोपियन कंट्री का नज़र जो है उसकी तरफ खींचा चला गया, है ना। आपने देखा कि बड़े बड़े यूरोपियन पावर आपस में बर्लिन में मिले और पेपर पार्टीशन के थ्रू अफ्रीका का बंटवारा कर दिया कि तुम इधर रूल करो, हम इधर रूल करेंगे, है ना। मतलब कि बहुत ज़्यादा शुरुआत से इतिहास गवाह है, इसका इतिहास गवाह है कि अफ्रीका के पास शुरुआत से रिसोर्स का कभी कमी नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे हमेशा से कमी रहा है, मालूम है क्या? पॉपुलेशन का, जनसंख्या का। लोग यहाँ पे कम है लेकिन यहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स है यहाँ पे, हद से ज़्यादा है। तो अब हुआ क्या भाई, अब रिसोर्स है तो यूरोप वाला छोड़ेगा नहीं, बड़ा लालची सब होता है सब, है ना, तो छोड़ेगा नहीं, तो खींचा चला गया अफ्रीका की तरफ। क्या हुआ? यूरोपियंस वे आर अट्रैक्टेड जैसा अभी हम बोले वही दिखा है, यूरोपियंस वे आर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेस ऑफ लैंड एंड मिनरल्स। तो अफ्रीका के पास इतना सारा रिसोर्स था, मिनरल्स था कि यूरोप वाला जो है ना उसकी तरफ खींचा चला गया। एकदम लालच कूट कूट के बड़ा था यूरोप वाले लोगों के पास, इतना लालच था कि इंडिया तक को नहीं छोड़ा ये लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, तो खींचा चला गया ये लोग अफ्रीका की तरफ। यूरोपियंस came to Africa hoping to establish plantation and mines to produce crops and minerals for export to Europe। और जब यूरोपियन लोग यानी कि यूरोप के अलग अलग कंट्री के लोग अफ्रीका गए तो वो किस हिसाब से गए थे, क्या सोच के गए थे? वो ये सोच के गए थे कि वहाँ पे हम प्लांटेशन करेंगे। प्लांटेशन मतलब चाय का खेती, है ना, फिर से कॉटन का खेती, फिर से ओपियम का खेती। ओपियम क्या होता है? कि नशीला पदार्थ होता है, अफीम जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, अफीम कहते हैं। तो उन सभी चीज़ों का हम लोग खेती करेंगे, साथ ही साथ माइन वाला काम करेंगे यानी कि कोयला निकालेंगे, है ना। और इन सारी चीज़ों को हम लोग कहाँ भेजेंगे? अपने कंट्री यानी कि अपने यूरोप भेजेंगे। समझ गए बात को? तो जब ये लोग शुरुआत में अफ्रीका गए तो शुरुआत में अफ्रीका जाने का इनका क्या मकसद था कि वहाँ पर जाके हम लोग खेती बाड़ी करवाएंगे लोगों से, साथ ही साथ माइन का जो भी हमको निकलेगा, ज़मीन को खोद कर जो भी निकलेगा उसको सारा कुछ हम लोग अपने देश यानी कि यूरोप लेकर आएंगे, है ना। ये इनका मकसद था उस समय पर। बट देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर। इनका मकसद तो था ठीक है, लेकिन ये लोग जब अफ्रीका पहुँचे तो इनको तो रिसोर्स का भंडार मिल गया, रिसोर्स में कहीं पे अफ्रीका कमी नहीं था। लेकिन यहाँ पे कमी एक ही चीज़ का था, लेबर का। भाई लेबर देखो, अफ्रीका में सारे लोग थे, देखो ऐसे तो अफ्रीका में लोग का संख्या बहुत कम था, पहली बात तो यही थी। दूसरी बात, जितने भी लोग थे तो क्या सारे के सारे लेबर ही थे क्या? नहीं, कोई बहुत अमीर भी आदमी होंगे, कोई बहुत गरीब भी होंगे, कोई अपना घर परिवार चलाने के लिए कोई बिजनेस करता होगा। तो यहाँ पे लेबर का कमी यूरोपियन लोगों को सताने लगा। उनको लगने लगा कि भाई हम खेती करना चाहते हैं, यहाँ पे प्लांटेशन करना चाहते हैं, खदान खोदना चाहते हैं यहाँ पे, है ना। अब हमारे से तो अकेला होगा नहीं, यहाँ पे लेबर भी नहीं है, तो अब क्या किया जाए, है ना, क्या कर सकते हैं इसमें? देखो अंग्रेज लोग ना बड़ा सुकुमार आदमी था, इतना गोरा गोरा सब होता है ना, ये जरा सा भी कुछ नहीं करना चाहता है। हाँ, सब फुसकी सब बम है। जैसे हम लोग पटाखा छोड़ते हैं ना यही में दिवाली में, चाइनी वो वाला क्या कहते हैं हम लोग उसको, बिड़िया बम। हाँ, बिड़िया बम, तो छोटका वाला सब छोड़ते हैं सब। लेकिन है देखो होते हैं ये लोग बड़े गोरे, लेकिन बड़ा ये सब ना बड़ा एकदम पावरफुल अटैक करता है ये सब, है ना। हाँ, दिमाग से ये लोग काम ज़्यादा करता है, इसके पास उतना ताकत नहीं होता है। यदि बिहार का आदमी एक बार इसको एक झापड़ मार दे तो सूतेगा तो फिर उठ नहीं पाएगा समझ रहे बात को लेकिन ये सब दिमाग से खेलता है ना। तो दिमाग इसके पास है। हम लोग बिहार में इसको क्या कहते हैं मालूम है? यहाँ पे ऐसे लोगों को भितरगुन्ना है ना। भितरगुन्ना का मतलब कि वो ज़्यादा उछल पुछल नहीं करेगा, है ना, जो करेगा वो अचानक ही करेगा और चुपचाप करेगा। तो वही था ब्रिटिश लोग, बड़ा गोरा गोरा वो सब आदमी होता है, करता कुछ नहीं है, लोगों से करवाता है, बल्कि लोगों को डरा धमका के लोगों से करवाता है। तो ऐसा ये सब था।
तो यहाँ पे लेबर का कमी हो गया। इनको लगने लगा कि भाई जो हम मकसद से आए थे खदान खादने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, ये तो लेबर मिल नहीं रहा है, तो अब कैसे होगा। अब लेबर जब नहीं मिल रहा है तो लेबर को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए, इसके बारे में आप जानिए, है ना। ये पूछता भी है कि ये पूछेगा आपसे सवाल में कि अफ्रीका में जब लेबर का कमी था तो यूरोपियन लोगों ने किस प्रकार से उस कमी को पूरा किया, है ना। जानिए इसके बारे में। एकदम हमने आपके लिए पॉइंट में लिख रखा है, देखिए। एम्प्लॉयर्स यूज्ड मैनी मेथड टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर। तो यूरोपियन लोग अपने कामों को करवाने के लिए जो लेबर का कमी था, उस लेबर की कमी को कैसे उन्होंने पूरा किया, इसके बारे में जानिए। तो वो अलग अलग तरीके को अपनाए उन्होंने, है ना। क्या क्या तरीका था जानिए इसके बारे में। सबसे पहला तरीका है क्या, हैवी टैक्सेस वेर इम्पोज्ड। बहुत ज़्यादा एकदम अंधाधुंध टैक्स लगा दिया, किस पे, वहाँ के लोगों पर, है ना। अफ्रीका के लोगों पर टैक्स लगा दिया। क्या था, द कॉलोनियल गवर्नमेंट स्टार्टेड इम्पोजिंग हैवी टैक्स विच कुड बी पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस ऑन प्लांटेशन एंड माइंस। तो अफ्रीका के लोगों के ऊपर, उसके खेत के ऊपर, उसके जो भी वो काम करते होंगे उसके ऊपर इतना सारा टैक्स लगा दिया यूरोपियन लोग कि वो टैक्स तभी वो चुकता कर पाएंगे जबकि वो अंग्रेजों के लिए काम करेंगे। कहाँ पे, प्लांटेशन में और माइंस में, यानी कि खदान में। समझ रहे बात को। क्योंकि इनको प्लांटेशन में और खदान में काम करते तो इनको पैसा ज़्यादा मिलता यूरोपियन लोगों से, और ये पैसे से क्या करता, अपना ये टैक्स चुका पाता। लेकिन ये लोग काम तो करने के लिए खदान में रेडी है नहीं, प्लांटेशन में काम करने के लिए रेडी है नहीं, तो क्या ये लोग टैक्स चुका पाएंगे, टैक्स नहीं चुका पाएंगे। तो इनको अस्ता पस्ता कर काम कहाँ पे करना पड़ा होगा, माइंस में और प्लांटेशन में काम करना होगा। देखो प्लांटेशन में और माइंस में यहाँ के लोग काम इसलिए नहीं करना चाहते थे ना, क्योंकि प्लांटेशन में कोई टाइम लिमिट नहीं था इनके पास, है ना। हम आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड बता रहे हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि हम हिस्ट्री पढ़े हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा बहुत अफ्रीका के बारे में, तो बता सकते हैं आपको। इसके पीछे माजरा ये था कि साउथ अफ्रीका के लोग, या फिर अफ्रीका आप कह लीजिए मेनली, अफ्रीका के लोग ना यहाँ पे माइंस में प्लांटेशन में काम इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि यहाँ पे ना फिक्स वर्किंग आवर नहीं था। अंग्रेजों का मन करता था तो 12 घंटे लगातार काम कीजिए आप, है ना, 24 घंटे लगातार काम कीजिए। इसको उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता था, खाने के लिए, लंच करने के लिए, घूमने फिरने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता था, इसलिए कोई लोग प्लांटेशन में काम करना चाहता ही नहीं था। दूसरी बात, माइंस में काम नहीं करता था, क्यों मालूम है, क्योंकि माइंस का, हाँ, माइंस में ना खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे माइंस में आप क्या समझते हैं कि पूरा एकदम जेसीबी से जाएंगे उसको खोद देंगे, ऐसा नहीं। माइंस हमेशा ऐसे नहीं होता है। छोटा सा ज़मीन खोदिए और अंदर अंदर ज़मीन को क्या कीजिए आप, खोखला बना दीजिए। कभी कभी क्या होता था ना, पूरा ऊपर से ज़मीन ही नीचे धंस जाता था माइंस में, तो बहुत सारे लोग मारे जाते थे। अच्छा, आपने एक मूवी देखा है, मूवी का नाम है भारत, जिसमें कि सलमान खान है उसमें। वो कितना अंदर जाता है, वही है माइंस, वैसा ही होता था वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, है ना। तो वहाँ के लोग नहीं काम करना चाहते थे। सबको भाई अपना जीवन प्यारा है, कोई अपना जीवन क्यों जोखिम में डालेगा, लेकिन लोगों को मजबूरन ये काम करना पड़ा। मालूम है क्यों, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा था, और ये टैक्स वो तभी चुका पाते जब वहाँ पे प्लांटेशन या फिर माइन में काम करते तब, है ना। तो पहला तो इन्होंने क्या कर दिया, लेबर को पुराने के लिए, लेबर ताकि हमारे तरफ लोग आए काम करने के लिए, क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। और वो टैक्स कब चुका पाएंगे, हाँ, जब वो माइन या फिर प्लांटेशन में काम करेंगे तब, तो लोग उसके तरफ चले गए। ठीक है, अंग्रेज साहब बोलिए क्या काम करना है, पस्ता के काम करने लगे वो लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या था, न्यू इनहेरिटेंस लॉ। उन्होंने क्या लाया फिर दोबारा, न्यू इनहेरिटेंस लॉ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में समझिए। न्यू इनहेरिटेंस लॉ क्या था। इनहेरिटेंस लॉ वे आर चेंज्ड सो दैट the peasants were displaced from land. Only one member of a family was allowed to inherit land. Others were pushed into the labor market. अब पहले क्या होता था ना, पहले साउथ अफ्रीका में ये था सिस्टम कि जो भी घर का जगह ज़मीन है, जो भी घर का जगह ज़मीन है, उसमें हर कोई काम कर सकता है ना। अब देखो भाई, हमारे पिताजी का ज़मीन है तो मेरा मन है कि हम उसमें काम करना चाहें या फिर ना करना चाहें, है ना, तो मेरा मर्जी है। लेकिन अंग्रेज लोग जब वहाँ पे आए ना, तो उन्होंने कहा कि फैमिली मेम्बर में से मात्र एक ही आदमी ऐसा होगा जो कि लैंड पे अपना काम करेगा, है ना। बाकी जो आदमी बच गया वो सारा का सारा किसी और काम में लगेगा, हाँ, लेबर बनेगा। और लेबर तो आपको मालूम है कहाँ बनने वाला है अब, माइंस या फिर प्लांटेशन में, क्योंकि वहीं पे उसी दोनों जगह पर सबसे ज़्यादा काम हो रहा था, है ना। या फिर आप इसको यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, आप यहाँ पे इनहेरिटेंस लॉ में ये भी कह सकते हैं कि पहले जो ज़मीन हुआ करते थे साउथ अफ्रीका में, वो सारे फैमिली मेम्बर में जो भी बेटा बेटी हैं, मतलब उन सभी को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था कि देखो भाई, पिताजी का ज़मीन इतना था, चलो सब आपस में मिल के डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं।
लेकिन अंग्रेज जब वहाँ पे आया तो कहा कि नहीं, ये सारा ज़मीन जो है हर किसी के हक में नहीं जाएगा, किसी एक के हाथ में जाएगा। अब मान लो किसी एक के हाथ में चला गया ज़मीन, बाकी सब क्या हो गए, ज़मीन से बेघर हो गए। तो अब अपना जीवन तो चलाना है उसको, तो जीवन चलाने के लिए वो लोग कहाँ पर रोजगार करने लगे, माइंस में या फिर प्लांटेशन में। तो ये हो गया उसका दूसरा तरीका। आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन और मूवमेंट। मूवमेंट में पाबंदी लगा दिया। ये क्या था जानिए इसके बारे में। माइन वर्कर्स वेर इनक्लोज इन कंपाउंड्स एंड वे आर नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली। तो जो लोग माइंस में काम करते थे, यानी कि जो लोग खदान में काम करते थे, ज़मीन के अंदर जा जाके खदान निकालते थे, सोना चांदी जो भी है, जो भी काम करते थे मेनली वो लोग, उन सभी को कंपाउंड के अंदर घेर के रखा जाता था कि इसके बाहर आप बिना परमिशन के बाहर नहीं जाएंगे, है ना। तो ये सब हो रहा था। आगे बढ़ते हैं फिर। देन अच्छा हाँ, यहाँ तक तो आपको मालूम चल गया कि किस प्रकार से वो लोग लेबर के कमी को पूरा करने के लिए कितने कितने हथकंडे उन्होंने अपनाए। ये सारा कुछ आपको मालूम चल गया, समझ में आ गया बात। चलिए अच्छा, एक बात और, यहाँ पे वो कंपाउंड में लोगों को क्यों रखते थे मालूम है? इसलिए रखते थे ताकि लोग यहाँ से भाग ना जाए, है ना। तो लेबर का कमी जो था किस प्रकार से अंग्रेजों ने पूरा किया अफ्रीका में, ये आपको मालूम चल गया इन 3 पॉइंट के मदद से। तो आपसे पूछे तो आप पहला बताइएगा क्या, हैवी टैक्स वर इम्पोज्ड, दूसरा क्या बताइएगा, न्यू इनहेरिटेंस लॉ, और तीसरा रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हुआ क्या, देन रेंडर पेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन 1880। इट वॉज कैरिड बाई इन्फेक्टेड कैटल फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स। अब हुआ क्या, अब अफ्रीका में एक महामारी फैलने वाला था जिसका नाम था रेंडर पेस्ट। और ये रेंडर पेस्ट अफ्रीका में कब आया, 1880 में आया। कैसे आया, इन्फेक्टेड कैटल से आया, मतलब कि बीमार जानवरों से यूरोप अफ्रीका में। और बीमार जानवर वहाँ पे क्यों आते होंगे, ब्रिटिश क्यों लाते होंगे वहाँ पे, मीट के तौर पर। किस तौर पर, हाँ मेनली, हाँ कह सकते हैं आप, है ना। तो ये भी हो गया, या फिर पालने के लिए भी लाते होंगे, केवल खाने के लिए नहीं, है ना, पालने के लिए भी वो लोग वहाँ पे लाते होंगे। क्योंकि खाने के लिए भी लाएगा, सोचो खाने के लिए लाएगा तो वो जिंदा क्यों लाएगा, उसको काट के लाएगा फ्रीज में, टेक्नोलॉजी तो आ ही चुका था। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो लोग वहाँ पे पालने के लिए या फिर किसी और कामों को करवाने के लिए जानवरों को लेकर आते थे। जो काम ऐसा था कि आदमी से नहीं हो सकता था, वो काम जानवर करते थे। हाँ ये सब हो गया, एलिफेंट हो गया, या फिर हमारा छोटा मोटा बैल हो गया, भैंस हो गया, ये सारा कुछ, ये लोग घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, ये सब कुछ वो लोग लेकर आते थे। तो अब यहाँ पे समझिए इस चीज़ को ध्यान से, ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे अफ्रीका में ऐसे कामों को करवाने के लिए जो कि लोगों से नहीं किया जा सकता है, उस कामों को करवाने के लिए अपने अपने जगह से क्या करते थे, जानवरों को लेके वहाँ पे जाते थे अफ्रीका में, और वहाँ से वो सारा काम वो लोग जानवरों से करवाते थे। तो जानवर जो है ना कभी कभी बीमार पड़ जाते थे। और एक समय ऐसा आया 1880 में 1880 में ऐसा समय आया जब जानवरों के बीच में क्या फैल गया था, एक महामारी फैल गया था। जैसे हमारे यहाँ पे आया ना कोरोना वायरस, उसी प्रकार से जानवरों का भी एक महामारी था जिसका नाम था रेंडर पेस्ट। ठीक है, और ये रेंडर पेस्ट, और अच्छा एक बात आप हमको बताइए, क्या केवल और केवल जानवरों को वहाँ पे काम करवाने के लिए लेके गए थे क्या? नहीं, थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए भी, है ना, खाने पीने के लिए भी लेके गए थे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स। तो इटली के जो सोल्जर हुआ करते थे कहाँ पे, अफ्रीका में, क्योंकि इटली का भी कंट्रोल था वहाँ पे, तो उसको अपने आर्मी को जो खिलाना है। अब देखिए आप वहाँ पे खदान खान रहे हैं, क्या गारंटी है कि अफ्रीका के लोग आप पे अटैक नहीं करेगा? अटैक कर सकता है वो लोग, आपका उसका संपत्ति है भाई, आप उसको लूट रहे हैं, तो अटैक कर सकता था। डाउट था उसको अटैक ना कर दे। तो इटली वाले क्या किए थे, अपने आर्मी को वहाँ पे लगाए रखे थे। इटली वाला, ब्रिटेन वाला, इंग्लैंड वाला, यूरोप, अफ्रीका, सॉरी ये जर्मनी वाला, फ्रांस वाला, सब अपना आर्मी वहाँ पे लेके गए थे। ब्रिटिश का मतलब यहाँ पे केवल इटली नहीं समझना है आपको, ब्रिटिश का मतलब आपको समझना है यूरोप के अगल बगल वाले जो पावरफुल कंट्री थे ना, वो समझना है यहाँ पे। ठीक है, ब्रिटिश का मतलब केवल ब्रिटेन और इंग्लैंड नहीं होता है, इसका मतलब थोड़ा सा आसपास में जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो भी होता है, जिसमें हमारा इटालियन भी आ सकते हैं, फ्रेंच भी आ सकते हैं, जर्मन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग अपने सोल्जर को भी रखे थे कि भाई देखो इधर काम चल रहा है खदान में, अब तुम बाहर में पहरेदारी करो, कोई साउथ अफ्रीका का लोग आके हम लोग के ऊपर हमला ना कर दे। तो उन सोल्जर्स को खिलाने के लिए भी जानवरों को वहाँ पे लेके गए थे। और जब वो इन्फेक्टेड कैटल जानवर लेके गए जिसमें कि महामारी फैला हुआ है, तो पूरी तरीके से क्या हो गया, साउथ अफ्रीका में महामारी फैल गया जानवरों का, रेंडर पेस्ट। अब समझिए इसके बारे में कि रेंडर पेस्ट आखिर था क्या, रेंडर पेस्ट आखिर था क्या। देखिए बताते हैं इसके बारे में। लेकिन इस वाले पॉइंट में आपने क्या समझा, इस वाले पॉइंट में आपने ये समझा कि अफ्रीका में
जानवरों को लेके जाया गया दो कामों के लिए, पहला काम करने के लिए और दूसरा खाने के लिए, है ना। सोल्जर्स को खाने के लिए लेके गया, और जब वो जानवर वहाँ पे गया तो वहाँ तक क्या फैल चुका था, जानवरों में महामारी फैल चुका था। अब जो वो बीमार वाला जानवर जब वहाँ पे गया तो वहाँ के जानवरों में भी क्या फैल गया, रिंडरपेस्ट फैल गया, है ना, महामारी फैल गया। अब जानते हैं कि आखिर रिंडरपेस्ट था क्या, उससे क्या क्या बदलाव आए साउथ अफ्रीका में, जानिए इसके बारे में। रिंडरपेस्ट वाज फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज ऑफ कैटल प्लेग which had terrifying impact on the livelihood of people of Africa in 1890। तो सबसे पहली बात 1880 में रिंडरपेस्ट साउथ अफ्रीका पहुंच चुका था, है ना, वहाँ पे महामारी जो था जानवरों का वो पहुंच चुका था। लेकिन 1890 में इसका भयावह स्थिति देखने को मिला, यानी कि 10 साल के बाद जो है ना इसका स्थिति बहुत ही भयावह देखने को मिला। धीरे धीरे महामारी जानवरों में फैल रहा था, फैलने में 10 साल लग गया, सोचो। और अफ्रीका छोटा मोटा कंटिनेंट नहीं है, बहुत बड़ा कंटिनेंट है ना, बहुत बड़ा है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो रिंडरपेस्ट जो है ना बहुत एकदम तेज़ी से फैल रहा था, इतना तेज़ी से फैल रहा था कि पूरे अफ्रीका में फैलने तक उसको कितना साल लग गया, 10 साल लग गया। सोचो कितना स्पीड से महामारी कोई फैलता है, जैसे कोरोना वायरस कितना जल्दी इंडिया में फैल गया, है ना, तुरंत फैल गया। लेकिन ये थोड़ा सा जानवरों का होता है, जानवर तो थोड़ा दूर दूर रहते हैं ना, हाँ, पॉपुलेशन भी कम था और जानवर थोड़ा दूर दूर रहते हैं, तो थोड़ा टाइम इसको लग गया, लेकिन बहुत ही जल्दी यहाँ पे महामारी भी फैल रहा था। हाँ, जानवर में ही केवल ये रिंडरपेस्ट का बीमारी हो रहा था। तो धीरे धीरे ये लगातार फैलने लगा। अब जब फैलने लगा तो यह इस पर असर किसको देखने को मिला, वहाँ के लोगों को उसका असर देखने को मिला, है ना। असर इस रूप में नहीं कि उसको भी महामारी हो गया, लोगों को इस रूप में, क्या जरा सोचिए कि वहाँ के जानवरों को जब महामारी होगा तो क्या वो जानवर मरेंगे, नहीं मरेंगे। और बहुत सारे लोगों का उस समय पे साउथ अफ्रीका में जीवन किस पे डिपेंड था, जानवरों पे, है ना। दूध निकालना, उसको बेचना, उसका मीट बना के बेचना, ये सारा कुछ हो रहा था, तो उसके जीवन पे भी बहुत गहरा असर पड़ा। उसके बाद क्या, रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग एडवर्सली अफेक्टेड द लाइव्स एंड फॉर्च्यून्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड देयर रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट यानी कि जानवरों का जो महामारी था वो पूरी तरीके से फैल गया, और जब वो फैला तो सबसे ज़्यादा यदि किसी को नुकसान हुआ तो वो जानवर को अपना जान गंवाना पड़ा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो अफ्रीका के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा, है ना, क्योंकि उसका जीवन भी पूरी तरीके से वहाँ के जानवरों पे डिपेंड था, है ना। तो कुछ जानवरों के कारण वहाँ के सारे जानवर बीमार पड़ गए। और आगे बढ़ते हैं फिर। रिंडरपेस्ट मूव्ड लाइक फॉरेस्ट फायर, देखो साफ लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। रिंडरपेस्ट मूव्ड लाइक फॉरेस्ट फायर, जैसे जंगल में आग फैलता है ना फटाफट, उसी प्रकार से ये रिंडरपेस्ट भी फटाफट फैल रहा था अफ्रीका में। रीचिंग अफ्रीकाज एटलांटिक कोस्ट इन 1892 इट रीच द कैप, यानी कि अफ्रीका साउदर्न मोस्ट टीप 5 years लेटर। मतलब कि यहाँ पे कुछ जैसे जगह का नाम दिया गया है जो कि अफ्रीका के आसपास या फिर अफ्रीका में है, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा अटलांटिक, अफ्रीकाज अटलांटिक कोस्ट, इसके साथ ही साथ कैप हो गया, है ना। और ये कैप जो है ना अफ्रीका का साउथ वाले हिस्से में सबसे ऊंचा वाला जगह माना जाता है। तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अफ्रीका में महामारी जानवरों का जो है वो फैल चुका था। लेकिन ये महामारी ना इंसानों को अफेक्ट नहीं कर रहा था, केवल और केवल जानवरों में। जैसे कोरोना वायरस क्या जानवरों को असर कर रहा था, नहीं कर रहा था, केवल और केवल इंसानों को कर रहा था। आगे बढ़ते हैं फिर। रिंडरपेस्ट किल्ड 90% ऑफ द कैटल। सोचो अफ्रीका के 90% जानवर जो है ना वो केवल और केवल रिंडरपेस्ट की वजह से मारा गया। 90% मानो तो पूरा खत्म हो गया वहाँ का जानवर, है ना। आगे द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लिवलीहुड। सही बात है, जब वहाँ के जानवर मारे जाएंगे तो वहाँ के लोगों का जो जीवन यापन जो चलाने का तरीका है ना, वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या लिखा हुआ है। प्लांटर्स, माइन ओनर्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट नाउ सक्सेसफुली स्ट्रेंथन देयर पावर एंड टू फोर्स अफ्रीकन इनटू द लेबर मार्केट। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हो गया कि जैसे जैसे उसके जानवर ख़त्म होने लगे, मरने लगे, तो लोग भी क्या होने लगे, उसके पैसा कौड़ी जो भी उसका घर चलाने का तरीका था वो ख़त्म हो गया। अब जब उसके पास कोई साधन ही नहीं है अपने घर को चलाने के लिए, तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है। कौन सा ऑप्शन, अंग्रेजों के लिए काम कर लो। कहाँ पे, प्लांटेशन में और माइन में। समझ गए बात को। तो पूरी तरीके से अंग्रेजों का ये सोचा समझा साजिश था। समझ गए बात को। चलिए, तो यहाँ तक आपने पूरी तरीके से रिंडरपेस्ट के बारे में समझा। रिंडरपेस्ट के साथ ही साथ आपने ये भी समझ लिया कि किस प्रकार से यूरोपियन कंट्री अफ्रीका में हमला करता है और वहाँ के सारे रिसोर्स को लूट लेता है। ये भी आपने यहाँ पे जान लिया। आगे बढ़ते हैं।
अगले वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए क्लास ओवर किया जाए। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको कोई डाउट रहा हो इस चैप्टर में, आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। हमने बहुत ही बखूबी तरीके से यहाँ पे हर एक पॉइंट को हमने यहाँ पे लिखा है। तो यदि आपसे रेंडर पेस्ट के बारे में पूछे तो आप ये 4-5 पॉइंट बता सकते हैं, है ना। उसके बाद यदि आपसे पूछे कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने अफ्रीका में अपने लेबर की कमी को पूरा करने के लिए किन किन हथकंडे को अपनाया, तो आप ये 3 मेथड लिख सकते हैं, है ना। तो बहुत कुछ मतलब कि यहाँ पे अरेंज करके लिखा गया है, आप इसको अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।